एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आज हम जर्नल चैप्टर जो कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और डिफरेंट तरीके की एंट्रीज आज हम करना सीखेंगे। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है। आई होप आपने वो देखी होंगी, जहां से आपको पता चलेगा कि जर्नल एंट्री बनाने का बेस क्या है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। आज हम जो काम स्टार्ट कर रहे हैं वो मैंने हेड्स यहाँ लिख दिए हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं, किस रूल पर बेस्ड होती हैं और कैसे इसकी जर्नल एंट्री बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होता है मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि फर्म किसी सामने वाले पार्टी को पेमेंट करने वाली है, बट अभी उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो वो कहती है कि कुछ टाइम बाद हम पेमेंट कर देंगे। जैसे कि रेंट है, ठीक है। सपोज हम एक बिल्डिंग में प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और हमें उसका रेंट पे करना है, ड्यू हो चुका है, मतलब इस महीने का रेंट हमें पे करना था बट हम नहीं कर पाए, तो हमें वो अगले महीने पे करना पड़ेगा। पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए कैसे बनेगी, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका लॉजिक क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे वो सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कुछ भी, किसी भी चीज का एक्सपेंस जो आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, पेमेंट करनी ही पड़ेगी, उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सपोज करते हैं हमें रेंट पे करना था, ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। ये होगा हमारा जर्नल एंट्री। सपोज करके रेंट हमें 200 रुपए देना है, हम लिख देंगे 200 रुपीज। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट हमने क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको 3 गोल्डन रूल्स बताए थे, जिसमें आपको बताया था कि ये गोल्डन रूल्स कुछ अकाउंट्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे रियल अकाउंट, नॉमिनल और पर्सनल। अब आउटस्टैंडिंग रेंट आपको देना है, कभी ना कभी देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर किन 2 चीजों की बात हुई है? एक तो ये कि हमें रेंट देना है, और दूसरी बात अभी नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर में देंगे। यानी अभी हमारे पास से कैश तो गया ही नहीं, लेकिन हमें रेंट देना है, और रेंट क्या है? एक एक्सपेंस है, और रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए हमने रेंट को डेबिट किया। अब अगर मैंने कैश दिया होता तो मैं कैश लिख देती क्रेडिट में, बट कैश तो अभी गया ही नहीं है ना। और ये जो रेंट हमें पे करना है ये बाहर वालों को देना है, और ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो रेंट आप देंगे किसी इंसान को ही देंगे ना, और पर्सनल अकाउंट यहां पर फिर फॉलो हो जाएगा। इसीलिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम रेंट देंगे किसी पर्सन को, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज बना रहे हैं, तो बिजनेस के लिए तो ये पेमेंट है। आज दो चाहे कल दो चाहे परसों कभी भी दो, आपको तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप क्या हो गए? आप गिवर हो गए। इसीलिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल फॉलो करते हुए, गिवर हम है, इसीलिए हमने आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट में लिखा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। ये भी मैं आपको ऑलरेडी मीनिंग्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बता चुकी हूं कि क्या होता है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी, इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होंगी। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? आपने फ्यूचर के लिए आज से ही पेमेंट कर दी, उसे बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे कि सपोज करते हैं मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसको अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, तो उसने बोला कि मैम मुझे इस महीने की सैलरी और नेक्स्ट मंथ की सैलरी दोनों इकट्ठा दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने उसको दोनों महीनों की सैलरी आज ही दे दी, लेकिन वो एम्प्लॉय आज इस महीने तो काम करेगा ही, अगले महीने भी उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एडवांस सैलरी ले ली है। तो ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। कुछ भी हो सकता है ये, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, कुछ भी जो आपने एडवांस पे किया है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होती है? पहले हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास प्रीपेड रेंट है
2000 का। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस नहीं, प्रीपेड रेंट है तो रेंट का नाम आएगा, एक्सपेंस का नाम आएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और अमाउंट है 2000। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बना। जब आपको कोई भी एक्सपेंस का नाम पता होगा तो आप प्रीपेड के आगे उस एक्सपेंस का नेम लिखेंगे। अगर एक्सपेंस का नेम नहीं दे रखा है तब प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है, अब ये रूल एंट्री कैसे बनी, फिर से वही लॉजिक, हम प्रीपेड कर रहे हैं यानी कि आज हम फ्यूचर के लिए पेमेंट कर रहे हैं। अब मैं पेमेंट कर रही हूं तो मुझे तो एक्सपेंस हो रहा है ना, अगर मैं आज से ही किसी को रेंट सैलरी दे रही हूं तो मुझे तो खर्चा हो रहा है। और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए हमने एक्सपेंस को डेबिट किया। अब अगर एक्सपेंस को डेबिट करते हुए मैंने कैश दिया होता तो मैं टू कैश लिखती, है ना, बट कैश तो नहीं गया हमारे पास। हमने क्या किया है, इस महीने कैश दिया है, लेकिन जब हम अगले महीने की एंट्री कर रहे हैं वहां पर हम कैश वर्ड यूज नहीं करेंगे, उस ही अकाउंट का नाम यूज करेंगे जिस अकाउंट का आपने प्रीपेड किया है। जैसे यहां हमने किया था आउटस्टैंडिंग रेंट और ऊपर रेंट, वैसे ही प्रीपेड रेंट तो साथ में रेंट, उसी का ही अकाउंट यूज होगा। बहुत से बच्चे हम मिस्टेक कर देते हैं, कैश वर्ड लिख देते हैं। कैश नहीं लिखना है क्योंकि कैश आपने आज दिया है इस महीने का, और जब आप नेक्स्ट मंथ में एंट्री करेंगे तो उस महीने तो आप कैश नहीं दे रहे ना, कैश तो आप ऑलरेडी पिछले महीने में दे चुके हो, तो पिछले महीने में तो आपने कैश लिखा होगा, बट नेक्स्ट मंथ में आकर आप कैश की जगह उसका अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आपने एक्टिवा 80,000 की परचेज की है तो साल के बाद वो 80 में नहीं बिकेगी, उससे कम वैल्यू में बिकेगी, और ये जो वैल्यू कम हुई है इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब आप खुद ही बताइए, डेप्रिसिएशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट है या इनकम है? जल्दी से सोचिए। हाँ जी, लॉस है कि 80,000 की चीज खरीदी, आज उसकी वैल्यू 80 नहीं रही, तो फर्म को तो नुकसान हो रहा है ना। और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट का मतलब जिस चीज पर डेप्रिसिएशन लगा है। अगर तो क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि डेप्रिसिएशन लगी है फर्नीचर पे, तो आप यहाँ फर्नीचर वर्ड लिखेंगे। लिखा है मशीनरी तो आप मशीनरी वर्ड लिखेंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल बोला डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, तब आप एसेट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सा फंडा है। अगर आपको एसेट का नाम दे रखा है तो आप जर्नल एंट्री में उसका नाम यूज करेंगे, अगर नहीं दे रखा है तो आप सिंपल एसेट वर्ड लिखेंगे। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है, देखिए इसके दो तरीके हैं। या तो वो क्वेश्चन में खुद ही बता देगा, जैसे कि 10,000 डेप्रिसिएशन लगी है तो आप यहां 10,000 लिख दीजिए। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा, वो ये बोल सकता है कि कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ऑफ वैल्यू 50,000, यानी कि मशीन की वैल्यू है 50,000 और उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए 10%, तो अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 का 10% होता है 5,000, तो आप अपनी जर्नल एंट्री में लिखेंगे 5,000। ठीक है, इस तरीके से। अगर सिंपल दे रखा है तो सीधी अमाउंट, अगर कैलकुलेशन करनी है तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, देखिए जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा पैसा हमारा होता है, थोड़ा हमने लोन वगैरह लिया होता है, हम एसेट्स परचेज करते हैं, है ना, ये सब काम किया जाता है।
अब ये सारी चीजें क्या होती हैं बिजनेस में जो इन्वेस्ट हुई हैं, इनको बोला जाता है कैपिटल। अब आपने जब बाहर वालों से पैसा लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली वो बाहर वाले लोग बदले में कुछ तो चाहेंगे। फ्री में तो अपना पैसा कोई नहीं देता, मैं तो नहीं दूंगी अपना पैसा फ्री में, क्या आप देंगे? नहीं ना। जब तक आपको उसके बदले में कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, कोई फायदा आपको नहीं हो रहा है, तो आप अपना पैसा किसी को क्यों देंगे? इसीलिए जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है यानी कैपिटल लगाया जाता है तो हम सामने वाले पर्सन को उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं। जैसे कि आप अगर बैंक से लोन ले तो बदले में आपको बैंक को ब्याज देना पड़ता है ना, इंटरेस्ट, बिल्कुल वैसे ही। अब खुद ही सोचिए, अगर बिजनेस इंटरेस्ट देने लगे तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? सोचिए, हमने क्या किया, बिजनेस में कैपिटल लगाया है ना, XYZ 3 लोगों से पैसा लेके बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, बदले में हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, एक्सपेंस उठाना पड़ रहा है ना, खर्चा करना पड़ रहा है। इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा एक्सपेंस मानकर रूल फॉलो करता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ आया कि डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। 2 इनटू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिस चीज पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उसी चीज का नाम लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट दे रखी होगी क्वेश्चन में वो आप यहां लिख देंगे। ठीक है, अगर अमाउंट नहीं दे रखी है तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे कि 20% इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल ऑफ 1 लाख, यानी 1 लाख के कैपिटल पर 20% इंटरेस्ट पे करो, तो आप इसका 20% कैलकुलेट करेंगे और यहां अमाउंट आएगी 20,000 एंड 20,000। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं आपको ये चीजें करवा रही हूं ये सभी क्वेश्चंस आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो किसी भी तरह की जर्नल एंट्री आप इजीली बना सकते हो। अब जो जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। ड्रॉइंग्स क्या होता है सभी को पता होगा कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा या सामान निकलवा लेता है और उसको अपने घर पर ले जाकर पर्सनल यूज करता है, उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस से सामान निकाला है या कैश निकाला है तो बिजनेस को तो नुकसान हुआ है ना। इसीलिए ये जो ड्रॉइंग्स होती हैं ये हमेशा डेबिट की जाती है। अब अगर किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस में से कैश निकाल लिया और अपना पर्सनल सामान काम कर लिया तो हम उसे फ्री में ये कैश नहीं देंगे, हम बदले में उससे इंटरेस्ट मांगेंगे। ठीक है, हम कहेंगे भैया हमारा पैसा तो तूने यूज कर लिया, अब हमें बदले में इंटरेस्ट दे। अब जब वो आपको इंटरेस्ट देगा तो आपको मतलब बिजनेस को फायदा होगा। हमेशा जर्नल एंट्रीज जो है वो बिजनेस के नजरिए से बनाना है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है, नो, हमेशा ये सोचिए कि बिजनेस को क्या हो रहा है बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, बिजनेस को फायदा हो रहा है, और रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और अमाउंट जैसे कि यहां 2000 दिए तो आप 2000 अमाउंट यहां लिख देंगे, साथ में नरेशन लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने भी आपको पिछली एंट्री में बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कैपिटल वर्ड आया, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ ड्रॉइंग्स वर्ड आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन या इरेक्शन ऑफ एसेट। अब ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये तो करना बहुत ही आसान है। सपोज करते हैं आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया जो कि आपको मिला है 22,000 में। उसके बाद आपने उस पर टेम्पर ग्लास लगवाया, आपने उसके लिए नया कवर परचेज किया है, या और भी आपने उसमें मेमोरी कार्ड नया परचेज किया है, एक्स्ट्रा उसकी मेमोरी बढ़ाने के लिए आपने उसमें डाला है। ठीक है, इन सभी चीजों में सपोज करते हैं आपका 2000 का खर्चा और हो गया।
अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भैया वाह तुमने बहुत अच्छा फोन लिया है, ये कितने का पड़ा तुम्हें, तो तुम क्या बोलते हो? आप हमेशा यही बोलोगे ना कि वैसे तो ये 22,000 का था, लेकिन इस पे एक्स्ट्रा खर्चा आके मतलब 24,000 में पड़ा है मुझे। कोई भी ये नहीं बोलता कि ये 22,000 का फोन है। हर कोई यही बोलता है ना कि ये 22 का था, वो सब लगा के 24 में पड़ा है मुझे। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं और उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसके साथ उसमें कोई और चीजें एडिशन करवा देते हैं, तो उससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, आप हमेशा उसकी वैल्यू को बढ़ा के बताते हैं। उसी चीज को हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन या इरेक्शन। एक सपोज करते हैं आपने परचेज किया एक्टिवा खरीदने के बाद आपने उसका आरसी बनवाया, नंबर्स लगवाए, आपने उसका जो इंश्योरेंस करवाया, आपने उसमें एसेसरीज लगवाई, तो वो सारा खर्चा जो आपका पड़ गया वो भी तो उस एक्टिवा के खर्चे में ही आप ऐड करके बताते कि भैया एक्टिवा थी तो 82 की, बाकी ऊपर से खर्चा 3,000 का और आ गया, तो 85,000 की पड़ी है ना। तो इससे हमें ये समझ आया कि जब भी कोई एसेट हम परचेज करें और उसको खरीदते समय तुरंत हमने जो जो खर्चे करवाए हैं वो सारे खर्चे उसी एसेट के अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। अब बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जब आप एक्सपेंस कर रहे हैं एसेट के ऊपर, तो ये तो सिंपल सी बात है, एसेट खरीदी, आपके पास एसेट आई, आपने लैंड लिया, बिल्डिंग परचेज किया है, फर्नीचर कुछ भी आपने खरीदा है, तो एसेट तो आपके पास आई है। और रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि ये रियल अकाउंट है ना, जो एसेट हमने खरीदी रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट कीजिए। परचेज मशीनरी फॉर 5 लाख, हमने मशीन 5 लाख में खरीदी एंड पेड 10,000 ऑन इट्स कैरेज, और साथ ही साथ 10,000 उसके कैरेज पे लगाए या उसकी इंस्टॉलेशन पे लगाए। तो अब ये मशीन की वैल्यू 5 लाख नहीं है, ये 5 लाख प्लस 10,000, 5 लाख 10,000 हो गई है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एसेट के अंदर उसके खर्चे ऐड हो जाते हैं तुरंत। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी हमारे पास आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन के बदले में कैश जा रहा है, कितने का, 5,10,000 का, 5,10,000। ठीक है, समझ आ गई बात? सिंपल था ना। अब देखिए नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स परचेज्ड। अगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं, यानी कि आप सामान खरीदते हैं और उसको खरीदने के बाद आप अपनी कंपनी तक लाने के समय उसका टैक्सी का या ऑटो का, ट्रक का या रेलवे का कोई किराया भाड़ा दे रहे हैं, तो वो खर्चा भी आपको बुक्स में शो करना पड़ेगा। ठीक है, मगर ये ध्यान रखना कि वो एक्सपेंस गुड्स की कीमत में ऐड नहीं होता। मतलब जैसे यहां हमने 5 लाख में 10,000 तुरंत ऐड कर दिए थे, है ना, लेकिन ऐसा गुड्स में नहीं करते। गुड्स को अलग से दिखाया जाता है और उसमें होने वाले खर्चे को अलग से दिखाया जाता है। अब देखिए, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं नीलेश से, तो क्या होगा, गुड्स खरीदेंगे तो सामान बिजनेस में आएगा, बदले में कैश जाएगा। तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कि आपने गुड्स खरीदा नीलेश से। ठीक है, उसके बाद पेड 1,000 ऑन कैरेज, कैरेज का मतलब उसको कंपनी तक लाने में जो टैक्सी का भाड़ा दिया है, किराया दिया है वो। ठीक है, तो कैरेज भी एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल लग जाएगा, कैरेज अकाउंट डेबिट। 2, ये सारी चीजें कैसे हुई हैं, कैश में, क्योंकि आपने सामान कैश में खरीदा है, टू कैश। ठीक है, देखिए यहाँ 3 चीजों की बात हुई थी, इसीलिए जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट आए हैं। पहली बात हुई यहाँ पे गुड्स की, दूसरी बात हुई यहाँ कैरेज की, क्योंकि गुड्स पे हमने 50,000 दिया, कैरेज पे 1,000 दिया। तीसरी बात हुई है कैश की, तीनों चीजें डल गई। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट, इसीलिए रूल बना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैरेज क्या है, खर्चा, इसीलिए रूल बन गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, कैश, खर्चा कितना किया आपने, 50,000 गुड्स परचेज पर, 1,000 कैरेज पर, तो टोटल आपने दिया 51,000 का कैश। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट। यानी कि आपको क्वेश्चन देखकर पता चलेगा कि यहां कुछ गड़बड़ है,
कुछ तो यहाँ पर छूटा है, वो क्या छूटा है वही आपको ढूंढना है। जैसे कि पे टू सीता 9500, सीता को हमने पेमेंट की है 9500 की इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000 का मतलब कि भैया हमने सामान की पेमेंट करनी थी उसको 10,000 की, लेकिन हमने फुल एंड फाइनल पेमेंट 9500 की कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी इंसान को 10,000 देने थे लेकिन वो 9500 में ही फुल सेटलमेंट हो गई। इसका मतलब ये 500 रुपए कहीं तो गए हैं। अब ये 500 रुपए किस चीज के हैं? ये 500 रुपीज डिस्काउंट के हैं। कि उस इंसान ने आपसे कहा कि भैया कोई बात नहीं, 10,000 नहीं है तेरे पास, कोई बात नहीं, तो मुझे 9500 पे कर दे, 500 रुपए मैं छोड़ रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर 3 चीजों की बात हुई है, तो अकाउंट की एंट्री बनाते समय भी 3 अकाउंट आएंगे। पहली बात यहां हुई है सीता की कि हमने उसको पेमेंट किया है। पेमेंट कितने की है? 9500 की, करनी थी 10,000 की। ठीक है, तो अब हम इनकी जर्नल एंट्री फटाफट से बनाते हैं। देखो कैसे। जब आप पेमेंट करोगे तो आप पेमेंट कैश में करोगे। कैश क्या है? रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यानी कि कैश क्रेडिट हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, डिस्काउंट आपको मिला है क्योंकि 10,000 की जगह आपको 9500 पे करने हैं। डिस्काउंट आपको मिला है यानी बिजनेस का फायदा हुआ है, और फायदे को हमेशा क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, और तीसरी बात सीता की हो रही है। सीता को पेमेंट की है। सीता एक इंसान है, पर्सनल अकाउंट है, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रिसीवर है सीता, तो सीता को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी सीता डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें 500 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, कैश पे किया है 9500 का, डिस्काउंट है 500 का, टोटल पेमेंट करनी थी 10,000 की। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री बन गई। एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट आता है ड्राइंग्स का। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बिजनेसमैन कई बार अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश या सामान विड्रॉल करा लेता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखिए, अगर तो उसने सामान निकाला है बिजनेस से, ठीक है, तो क्या बनेगा? ड्राइंग्स क्या है? एक तरह का बिजनेस के लिए नुकसान है, क्योंकि बिजनेस में से पैसा या सामान निकल कर चला गया। ठीक है, और रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सामान जा रहा है इसीलिए सामान को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ड्राइंग्स हो रही है ना, क्योंकि मैंने बताया ट्रांजेक्शन में कि इन 2 चीजों की बात हो रही है, वो चेक करना होता है। ड्राइंग्स हो रही है यानी बिजनेस से सामान जा रहा है, बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो रूल होगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स को डेबिट में लिखेंगे। तो एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, सामान गया है, सामान के लिए हम या तो परचेज लिखते हैं या तो सेल। अब सेल तो नहीं हो रहा है, खरीदा हुआ सामान बिजनेस से जा रहा है, इसीलिए हम यहां परचेज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर आप अमाउंट लिख देंगे जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। दूसरी बात, अगर ड्राइंग्स जो है कैश की हुई है, यानी बिजनेस में से सामान नहीं निकाला गया, कैश निकाला गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, क्योंकि अब कैश गया है बिजनेस के बाहर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी। कई बार क्या करते हैं बिजनेसमैन, थोड़ा सा सामान दान में दे देते हैं, किसी एनजीओ को दे दिया या किसी ओल्ड एज होम में दे दिया है ना कहीं सामान को वो फ्री में दान कर देते हैं। अब उस दान में, चैरिटी में जो उन्होंने सामान दिया है, उसके बदले उनको कैश तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय दुआओं के। तो इसका मतलब चैरिटी एक तरह का बिजनेस के लिए नुकसान है कि उन्होंने दान कर दिया बदले में लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसीलिए रूल फॉलो होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि फर्म एक तरह का लॉस उठा रही है, दान दे रही है फ्री में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? चैरिटी कर रहे हैं आप, चैरिटी आपके लिए लॉस है, तो आप लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। चैरिटी में क्या दिया है आपने? गुड्स दिया है, गुड्स के लिए वर्ड होता है परचेज। यहां आपकी अमाउंट आ जाएगी जो क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल।
कई बार बिजनेसमैन क्या करता है, अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है और चाहता है कि कंज्यूमर्स को उसके बारे में जानकारी मिले, तो वो अपना थोड़ा सा सामान फ्री में उनके घर डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे आपने भी शायद देखा होगा, कई बार सेल्समैन आते हैं छोटे छोटे पाउचेस लेकर, फ्री में हमें वो सैंपल देके जाते हैं कि मैम यूज करके देखिए, पसंद आएगा तो ऑर्डर दे देना। ठीक है, अब वो फ्री में हमें सामान देकर गए हैं, बदले में उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया, यानी बिजनेस को लॉस हो रहा है कि फ्री में चीज दे रहे हैं, है ना। और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। इसीलिए जो आप फ्री सैंपल दे रहे हैं उसको डेबिट करेंगे और उसका नाम रखेंगे एडवर्टीजमेंट, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट ही तो कर रहे हैं, फ्री में अपना सामान दे रहे हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। टू क्या जा रहा है बदले में, सामान, इसीलिए परचेज वर्ड आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस बाय फायर या थेफ्ट। मतलब आपके गोडाउन में आग लग गई, सामान जल गया, फर्म को नुकसान हो गया, या किसी पर्सन ने, किसी एम्प्लॉय ने सामान चोरी कर लिया, फर्म को नुकसान हो गया, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, किसी भी वजह से अगर फर्म का सामान खराब हो जाए तो फर्म को नुकसान होता है। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। फर्म को नुकसान हो रहा है, किस चीज का नुकसान हो रहा है, सामान का, उनका सामान खराब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो लॉस डेबिट करना है हमें, और वो लॉस किसकी वजह से हुआ है वो भी लिखना है। अगर थेफ्ट यानी चोरी की वजह से हुआ है तो आप लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किस चीज का लॉस हुआ है, भैया सामान का लॉस हुआ है, सामान खराब हो गया, सामान के लिए वर्ड यूज होता है परचेजेस। ठीक है, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कंपनी क्या करेगी। देखिए, कंपनी का जो बिजनेसमैन है ऑब्वियसली वो जानता है कि फ्यूचर तो लॉसेस से भरा हुआ है, फ्यूचर जो है रिस्क से भरा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो अपने सामान का इंश्योरेंस करवा के रखता है कि बाय चांस थेफ्ट हो जाए या फायर हो जाए या किसी भी वजह से अगर मेरा सामान खराब हो रहा है तो मुझे उस इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड है तो आप क्या करेंगे। अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है फिर तो जो हमने पिछली एंट्री की लॉस बाय फायर टू परचेज वो तो रहेगी ही, लेकिन अगर गुड्स इंश्योर आपने करवा रखा है तब आप क्या करेंगे। इसमें दो एंट्रीज बनती हैं। फर्स्ट क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट। अब ये एंट्री कैसे बनी, हमने जो लॉस उठाया था, यानी कि हमने पिछली एंट्री में क्या पढ़ा था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना, यही किया था हमने। हमें लॉस हुआ था इसलिए हमने वो एंट्री में लिख दिया, लेकिन अब ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू भर दिया जाएगा, यानी इस लॉस को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज को खत्म करना हो तो उसको हमेशा हम अपोजिट साइड पर लिखते हैं, यानी कि अगर अभी लॉस बाय फायर डेबिट में लिखा है तो उसे खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये लेजर वाला चैप्टर जब हम करेंगे वहां देखेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी चीज का इफेक्ट खत्म करना है तो वो जिस साइड में लिखा है उस साइड से अपोजिट में उसको लिख दीजिए। इसीलिए लॉस बाय फायर हमने क्रेडिट में लिखा, क्योंकि ये लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करने वाली है। ठीक है, अब ये लॉस किसकी वजह से खत्म हुआ, इंश्योरेंस कंपनी की वजह से, वो हमें इंश्योरेंस देगी, इसीलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, सपोज करते हैं आपका सामान था 10,000 का और वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरा का पूरा 10,000 रिकवर करके दे दिया। वैसे ऐसा कम होता है कि इंश्योरेंस पूरा पैसा दे, बट एक एजम्पशन है कि सपोज करते हैं पूरा का पूरा 10,000 हमें मिल गया। तो अगर आपको फुल क्लेम मिल गया है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपको पैसा मिला है, कैश आपके पास आया है, इसीलिए उसको डेबिट करेंगे। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मगर एक ध्यान रखनी है बात, कैश की बजाय यहां बैंक वर्ड यूज होता है। रीजन, इंश्योरेंस हमेशा चेक दे देती है मोस्टली केसेस में। ठीक है, कैश नहीं देती, चेक देती है। चेक बैंक के थ्रू होकर हमारे पास पहुंचता है, इसीलिए हम यहाँ बैंक वर्ड यूज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आया,
किसकी तरफ से आया? इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इंश्योरेंस कंपनी क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये गिवर है क्योंकि ये हमें कैश दे रहा था, इसीलिए इसका नाम हमने क्रेडिट में लिख दिया। पूरी की पूरी पेमेंट हमें मिली है तो हम 10,000 लिखकर एंट्री खत्म कर देंगे, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाए। इंश्योरेंस कंपनी कुछ हद तक आपका रिस्क कवर करती है, बाकी का नुकसान आपको खुद उठाना पड़ता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? यानी कि आपका गुड्स था 10,000 का, बट रिकवर हुआ सिर्फ 8,000, यानी आपको जो पैसा मिला वो 8,000 का मिला। गुड्स जो था वो 10,000 का डिस्ट्रॉय हुआ था, यानी कि आपको 2,000 का लॉस खुद से उठाना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहां तीन चीजें हो गई, 10,000 का गुड्स, 8,000 बैंक के थ्रू हमें मिलेंगे, 2,000 का हमने लॉस उठाया। तीन चीजें आ गई हैं, तो जनरल एंट्री में भी 3 अकाउंट यूज होंगे। वन बाय वन देखते हैं। गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ? हमारा 10,000 का। हमें कैश कितना मिल रहा है? 8,000, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 8,000। और लॉस कितना उठा रहे हैं हम? 2,000 का। लॉस को डेबिट किया जाता है तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ 2,000 का, और जो गुड्स था परचेज वो था 10,000 का, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। गुड्स वर्थ ₹1 लाख, यानी एक सामान था 1 लाख रुपए का, वो डिस्ट्रॉय हुआ फायर की वजह से, आग लगने की वजह से। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम पे करती है सिर्फ 60% ऑफ अमाउंट, यानी इसका 60% इंश्योरेंस देगी, बाकी का आपको खुद लॉस उठाना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री ये तो रहेगी ही, क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। हम ये फर्स्ट एंट्री रखेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी चेंज हो जाएगी। सेकेंड में हम क्या करेंगे? पहले हम देखते हैं 1 लाख का हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। इसके लिए गुड्स डिस्ट्रॉय के लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेज, है ना। सामान के लिए परचेज वर्ड यूज करते हैं। गुड्स क्या है? थिंग है, रियल अकाउंट है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका सामान डिस्ट्रॉय हो गया, आपके बिजनेस से सामान चला गया, इसीलिए परचेज को हम क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरी बात, 1 लाख का 60% हमें क्लेम मिल रहा है, इसका 60% हम कैलकुलेट करें तो वो बनता है 60,000, यानी 60,000 रुपए हमें इंश्योरेंस से मिलेंगे, हमें कैश मिलेगा जो बैंक के थ्रू होकर हमारे पास आएगा। और ये क्या है? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद नुकसान कितना हुआ? 1 लाख में से 60,000 आप रिकवर कर गए इंश्योरेंस से, तो बाकी का बचा 40,000 आपको लॉस उठाना पड़ेगा, और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं, तो इसीलिए लॉस डेबिट हो जाएगा। तो जल्दी से एंट्री बना दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। बैंक में रिसीव होगा 60,000, 40,000 का हमने लॉस पिक कर लिया, और 1 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। नीचे आ जाएगी नरेशन, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैड डेट्स का। अगर आप जर्नल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बैड डेट्स के ऊपर तो क्वेश्चन पक्का ही आता है, ठीक है। बैड डेट्स के बिना तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब बैड डेट्स होते क्या है? जब बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा होता है तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं कि वो हर सामान कैश में बेचे या हर सामान कैश में खरीदे, ठीक है। कई बार उसे सामने वाले पर्सन को उधार में भी सामान बेचना पड़ता है। कोई हमारा बहुत पुराना कस्टमर है और वो हमें किसी वजह से अगर इस बार पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो हम उसे सामान उधार में दे देते हैं कि चल कोई बात नहीं, ले जा, थोड़ा टाइम बाद कैश दे देना, ठीक है। बट अगर किसी वजह से वो इंसान हमारा पेमेंट पूरा नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से हमें जो नुकसान होता है उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं मैंने किसी को सामान बेचा था, 500 का कोई बुक बेची, उसमें से वो मुझे सिर्फ 450 वापिस कर पाया, बाकी के 50 रुपीज वो मुझे नहीं दे पा रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 50 रुपीज उसने कम दिए हैं,
ये मैंने नहीं छोड़े, इसलिए ये डिस्काउंट नहीं है। कई बार बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 50 रुपीज उसने कम दिए हैं वो उसने अपनी मर्जी से कम दिए हैं, मैंने कम नहीं मांगे थे, ठीक है। मैं तो पूरे 500 ही मांग रही थी। अगर मैं अपनी खुशी से कह दूं कि चल ठीक है 450 दे दे, तब वो डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब मेरे 50 रुपए डूब गए, उसने मुझे 500 में से 450 दिए, 50 रुपीज मेरे डूब गए। वो जो डूब गया मेरा पैसा, उस नुकसान को हम बैड डेट्स कहते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? यहां पर फिर से 3 चीजों की बात हुई है। पहला, मैंने सामान बेचा था 500 का, ठीक है, उसमें से मुझे मिले हैं 450, यानी कि कैश मेरे पास आया 450 का, और मैंने 50 रुपए का लॉस उठाया, जिसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट, है ना। जो पैसा डूब गया उसे हम कहेंगे बैड डेट्स। तो यहाँ 3 चीजें आई हैं, इसीलिए एंट्री में भी 3 अकाउंट आएंगे। अब कैसे एंट्री बनेगी? जो कैश आपको रिसीव हुआ है वो एक रियल अकाउंट है, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमें मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जो पैसा हमें नहीं मिला वो हमारा लॉस है, ठीक है, हमारा पैसा डूब गया, और रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए बैड डेट्स को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। 50 का लॉस, मिले हैं 452। किसने दिया ये कैश आपको? ये 450 रुपीज आपको दिए हैं उस पर्सन ने जिसको भी आपने सामान बेचा। सपोज मैंने हरी को सामान बेचा, तो मैं यहां नाम लिख दूंगी हरी, ठीक है, क्योंकि वो क्या है? एक इंसान है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसने मुझे पैसा दिया है, इसीलिए गिवर का नाम हम क्रेडिट में लिखेंगे, उसको पैसे देने थे 500 रुपए, ठीक है। तो ये बन गई बैड डेट्स की जर्नल एंट्री। अब कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया, इसका एक क्वेश्चन भी हम ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। रवि बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, यानी वो अब हमें कोई पेमेंट नहीं कर सकता, वो इंसॉल्वेंट हो गया। ही हैड टू पे अस 10,000, उसको मुझे 10,000 रुपए पे करने थे, बट ओनली 30 पैसा इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिम। 10,000 उसने हमें देने थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 30 पैसे, 1 रुपए के अंदर 30 पैसे उसने हमें दिए। अब इस 30 पैसे का मतलब होता है 30%, ठीक है, यानी 10,000 में से 30% पैसा उसने हमें दिया, बाकी का 70% पैसा हमारा डूब गया। अब हम एंट्री कैसे बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि, ठीक है। रवि ने पेमेंट करी थी 10,000 की, इसका 30%, 30 पैसा मीन्स 30% उसने हमें पे किया, तो यानी हमारे पास सिर्फ 3,000 का कैश आया, बाकी के 7,000 हमने लॉस में उठाए। कैसे किया मैंने? देखो, 10,000 का 30%, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं नया एक और कॉन्सेप्ट की, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? हमें डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। ऐसा बहुत कम होता है, बट फिर भी हमें पता तो होना चाहिए। इसका मतलब कि जैसे हमने अभी लिखा था, रवि की एंट्री बनाई कि रवि ने हमें पेमेंट किया, दिवालिया हो गया था, सिर्फ 3,000 की पेमेंट की, बाकी 7,000 हमारे डूब गए। बट कुछ लोग ईमानदार होते हैं, थोड़े टाइम बाद जब उनके पास कैश का जुगाड़ हो जाता है ना, तो वो हमें पेमेंट करने के लिए आ जाते हैं। वो बोल देते हैं कि भाई ये ले पैसे, मैं उस टाइम नहीं दे पाया, अब तेरी पेमेंट कर रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे? अब उस पैसे को हमने पहले तो बैड डेट्स में डाल दिया था, क्योंकि हमें तो लगा हमारा ये पैसा डूब गया, लेकिन वो पैसा कुछ टाइम बाद हमें रिकवर हो जाता है, हमें वापस मिल जाता है। तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? जो बैड डेट्स रिकवर हुए हैं वो आपके लिए प्रॉफिट है, फायदा है कि डूबा हुआ पैसा आपको मिल गया, है ना, आपकी एक तरह से कमाई हो गई। और ये कैसे मिला है आपको? कैश की फॉर्म में मिला है।
तो किन दो चीजों की बात हुई यहाँ पर, बैड डेट रिकवर एक प्रॉफिट है और कैश की फॉर्म में मिला है। कैश होता है रियल अकाउंट और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपको मिला है इसीलिए कैश डेबिट में लिखेंगे। और ये कैश किसकी वजह से मिला, बैड डेट्स रिकवर की वजह से, वो इनकम है और इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश काउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड लिखना मत भूलना, अगर खाली बैड डेट्स लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बैड डेट नुकसान होता है और बैड डेट रिकवर्ड फायदा होता है। ठीक है, कितना पैसा मिला, सपोज आप उस इंसान ने आपको पेमेंट कर दिया, आपका 7000 डूबा था ना पिछली एंट्री में, वो 7000 आपको रिकवर हो गया। ठीक है, नीचे नरेशन आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इन वीडियोस के बेसिस पर, इन जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं अपनी बुक्स में। और अगर किसी भी एंट्री में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं।